प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करानी थी, 2 नंबर मांगने थे यस और मैम। जो 2 नंबर दिए थे उनमें से छोटे से बड़े नंबर तक के, मतलब जैसे मान लीजिए 5 और 50 दिया है तो 5 से 50 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने थे। यस मैम, वो हो गया। मैम ये जो मैम रिटर्न लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग विथआउट यूजिंग लेंथ था, उसमें नहीं आ रहा। हाँ, तो लेंथ फंक्शन का यूज किए बिना स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करनी थी। ये किसने कर लिया है? मैम मैंने कर लिया। ये कर लिया ना, ये बताया था शायद शुरू में आप लोगों को कि अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करनी है तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना था, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक एक लूप चलाना था और फिर गिनती कर लेनी थी। जैसे जैसे कैरेक्टर मिले गिनती करते जाइए और इस गिनती को आप आगे जो है क्या नाम है लास्ट में आकर के टाइप प्रिंट करा दीजिए। एल में और 1 में कंफ्यूजन होता है। यस मैम, उसकी वजह से प्रोग्राम बहुत बार काफी बार गलत हो गया। उस प्रोग्राम भी कर रहा था मैं, हाँ। एक रन हो गया था, हम्म। एक रन नहीं हो रहा था, उसी अरे में अरे भाई, तो एल में और 1 में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? एल जो है एक वेरिएबल की तरह से यूज हो रहा होगा और 1 जो है एक वैल्यू की तरह यूज हो रहा होगा। ऐसा तो कभी नहीं लिखा जा सकता 1 इज इक्वल टू 1। अगर आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं तो एल इज इक्वल टू तो 1 हो सकता है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले जब भी लगा होगा वेरिएबल ही लगा होगा। जहां भी 1 जैसा दिख रहा होगा वो एल ही होगा, है ना। और इसी तरीके से वेरिएबल के यूजेस देखिए अपने अलग हैं, पर देख लीजिएगा ध्यान मतलब से। वहाँ कैपिटल लिख देंगे तो नहीं चलेगा क्या? कैपिटल एल लिखते हैं, नहीं चल हाँ। सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वेरिएबल है तो चल सकता है। आगे आगे जो होगा वो तो हम अब यूज कर ही लेंगे, चलिए आपने ये समस्या बताई है तो। लेकिन पिछले प्रोग्राम में तो अब अपडेशन नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा उस चीज का। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि आपका जो है यहाँ पर फंक्शन किस तरह से यूज होता है, फंक्शन को यूज करने का क्या फायदा है। और हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स यानी वैल्यूज पास करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं। और बेसिक तो हमने आपको बताया था कि भाई 2 तरीके की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं वो होती हैं आपकी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट्स पास होती हैं वो होती हैं आपकी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और ये भी बताया था कि एक्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि वैल्यूज तो एक्चुअली इन्हीं से मिलती है, और वो फॉर्मल इसलिए है कि उनको तो वैल्यूज यहाँ से कॉपी होकर के वहां जाती है फंक्शन डेफिनेशन में, और उतनी देर के लिए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एक्टिव होती हैं जितनी देर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल फंक्शन से वापस मेन कोड में जाता है तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का काम खत्म हो जाता है। पर अब हम आज बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कितने तरह के हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन में। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। तो एक्चुअली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स व्हिच कैन बी पास। 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स किसी भी फंक्शन में पास की जा सकती हैं। पहली है आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, दूसरी है आपकी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और तीसरी है आपकी नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, या हम कह सकते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। एक्चुअली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अभी तक आपने यूज किए हैं। जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन को कॉल करते समय जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में उतनी आर्ग्यूमेंट्स पे ही काम होता है। यानी आप पहले से ही ये निर्धारित कर देते हैं कि ये फंक्शन इतनी आर्ग्यूमेंट पे काम करेगा, और फंक्शन डेफिनेशन में भी उतनी ही आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन करते हैं, तब आपको सही आउटपुट मिलता है। आपने ये पहले भी देखा और हमने भी आपको ये बात बताई थी कि कोई भी फंक्शन लिखते समय आप कॉलिंग में जितनी आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हैं आपको डेफिनेशन में भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट उतना ही रखना है। अगर आप सम फंक्शन बना रहे हैं और 2 इंटीजर पे बना रहे हैं और ऊपर आपने 3 इंटीजर डिफाइन कर दिए, या नीचे कॉलिंग में आपने 3 आर्ग्यूमेंट दे दिए और ऊपर आपने फॉर्मल में डेफिनेशन में 2 ही आर्ग्यूमेंट दिए, तो ये मिसमैच जो है कंट्रोल नहीं हो सकता है। पाइथन ऐसे मिसमैच के समय पर
आपको एक एरर थ्रो करके दिखाता है, वो आइडेंटिफाई नहीं करता। आर्ग्यूमेंट्स मिसमैच जो है वो नहीं हो सकता। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, क्योंकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कहा इसीलिए जाता है कि डेफिनेशन के टाइम पर और कॉलिंग के टाइम पर दोनों का काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। कैसे? हम इस चीज का आपको यहीं पर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक फंक्शन डेफिनेशन बनाई यहाँ पर, सपोज सम, और यहाँ पर आपने क्या किया, a, b, c। तो जैसे ही इस लाइन को कोई भी पढ़ेगा, आप भी अगर देख रहे होंगे तो आपको तुरंत अनुमान लग जाता है कि एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया गया है और जो कि 3 इंटीजर 3 आर्ग्यूमेंट्स पे काम कर रहा है। एक a है, एक b और एक c है, यानी a, b और c में 3 वैल्यू आएंगी, अलग अलग आएंगे या सेम आए, और हमें उन पर काम करना है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे लिख दिया s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और फिर आपने यहाँ क्या दिया, प्रिंट s, ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा। अब जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम आप ऐड लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया 12, 11, 22। फिर आपने एक बार फिर इसी फंक्शन को कॉल किया 44, 55, 66। एक बार आपने इस फंक्शन को और कॉल कर दिया 1, 2, 3 कर दिया। आप जितनी बार कॉल करना चाहिए फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर, ये तो आपको पता ही है, ये चीज तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक फंक्शन में हम एक आर्ग्यूमेंट मिस कर देते हैं और किसी एक फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट हम ज्यादा दे देते हैं, तो आपको ये चीज हम वैसे करके दिखा भी चुके हैं, ये बात बता भी चुके हैं पहले भी, कि अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में पाइथन इसके लिए एक एरर थ्रो कर देता है। हम इसे रन कराएंगे। सेव कर रहे हैं, और अब हम यहाँ पर अपने शेल विंडो पे आएंगे। तो देखिए, पहला वाला फंक्शन सही ढंग से लिखा था तो एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा फंक्शन कॉलिंग और डेफिनेशन में कोई डिससिमिलैरिटी, कोई डिफरेंस नहीं था, तो ये भी सही ढंग से एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब तीसरे नंबर की जो कॉल हुई थी उसमें हमने जानबूझ करके एक आर्ग्यूमेंट मिस की थी, 1, 2 लिख दिया था। तो देखिए वो बता रहा है कि टाइप एरर क्या है, एड मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट मिस कर रहा है, कौन सी, सी, क्योंकि सी हमने डेफिनेशन में कॉलिंग में तो डाली, कॉलिंग में तो सी को एक पोजीशन दे दी, लेकिन सॉरी डेफिनेशन में तो सी को पोजीशन दी, लेकिन कॉलिंग में इस पोजीशन के लिए कोई वैल्यू दी ही नहीं। तो उसने क्या कहा कि एक आर्ग्यूमेंट मिस हो रही है। तो इस लाइन को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि भाई आर्ग्यूमेंट मिस हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने विंडो पे जाएंगे, जो आपका फंक्शन विंडो जहां पर आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, और आप तुरंत उस चीज के लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल देंगे और फिर आप इसे रन कराएंगे। अब रन कराने पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए सम आ गया, लेकिन अगली लाइन के लिए एरर दे रहा है, लाइन नंबर 9 के लिए। क्या कह रहा है, फंक्शन आपने कैसे लिखा है कॉलिंग के टाइम पर, 7, 8, 9, 4, यानी 4 आर्ग्यूमेंट दिए, जबकि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन कैसे किया था, टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो उसे कितनी मिलनी थी, वो ले कितनी रहा था 3, लेकिन दे कितनी गई, दी गई 4। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो एरर जनरेट कर देता है। तो ये एरर जनरेट ही इसीलिए करता है क्योंकि इस तरीके की जब आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो वो आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जितनी पोजीशन यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं, कॉलिंग में भी उतनी ही पोजीशन होनी चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, इनकी पोजीशन मैच नहीं कर रही है, तो ये आपको एरर थ्रो करके दिखा देते हैं। तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो कि पोजीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती हैं विद इन अ फंक्शन, जितना आपने डेफिनेशन में लिखा है उतनी ही कॉलिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। सच काइंड ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर नोन एज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये तो होती हैं आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स की, जिसे हमने कहा यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये हमारी यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होती है, आप जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो आपको ये पता है
कि आप उस फंक्शन को लिखते समय उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करें। वैसे जिस लेवल की प्रोग्रामिंग अभी आप कर रहे हैं आपको अभी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो कैसे आप इसे कर सकते हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के लिए एक एग्जाम्पल, सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सपोज हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज। तो यहाँ पर हमने लिख दिया DEF। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया SI, और यहाँ पर हमने कहा हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, तो एक P ले लिया, हमें टाइम लेना है T ले लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है तो R ले लिया। और यहाँ पर हमने क्या कहा, एक वेरिएबल ले लिया S, या इंटरेस्ट के लिए ले लिया, इज इक्वल टू क्या करना है, आप P इंटू R इंटू T करिए और होल को डिवाइड करिए 100 से। PRT अपॉन 100 हमारा फॉर्मूला होता है, और फिर प्रिंट करा दीजिए। ये अपना वेरिएबल प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पर अपनी फंक्शन की कॉल दे रहे हैं, तो फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम क्या है, SI। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने अमाउंट दे दी, मान लीजिए 10,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। टाइम दे दिया 2 इयर्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हमने दे दिया 5.5, और अब हम इसे रन कराएंगे। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर मिल रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1100। तो ये इसने यहाँ पर कर दिया। अब अगर आप इस फंक्शन को ऐसे ना लिख करके यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे R किया है, तो R की जगह पर हम यहीं पर, अगर हमें R की वैल्यू पहले से ही मालूम थी कि R की वैल्यू क्या है और वो फिक्स है, जैसे बैंक्स वगैरह में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, तो बार बार हर प्रोग्राम में या हर बार काम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पहले से पता है। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो वहीं पर यदि किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारे पास प्री डिफाइंड पड़ी है तो हम उसे यहीं पर दे सकते हैं। जैसे हमें कितना इंटरेस्ट देना था, 5.5, तो उस सिचुएशन में 5.5 आपने यहाँ दे दिया, ठीक है। अभी तो वैल्यू वैसे भी सिमिलर ही है, तो आप यहाँ 5.5 अगर दें या ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे हम कि क्या फंक्शन हमारा सही ढंग से हमें आउटपुट दे रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग, अभी भी आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज 1100। तो क्यों आया, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई अगर आर्ग्यूमेंट्स में मिसमैच होता है तो यहाँ तो ये मिसमैच है, हम तो यहाँ कितना दे रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स ही दे रहे हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में हमने 3 लिखा था, तो हमें यहाँ भी 3 चाहिए थी। लेकिन हाँ, यहाँ अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स कम दी हैं और यहाँ आप ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू को साथ में डिफाइन कर दे रहे हो, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आपको उसकी वैल्यू पहले से पता होती है। तो इस तरीके से जो है आप ये एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन, मतलब ऐसे भी फंक्शन लिखा जा सकता है जिसमें किसी की वैल्यू यदि पहले से मालूम है तो आप उसे डिफॉल्ट में डाल दें। तो ऐसा जो तरीका होता है जब आप इस चीज को लिखते हैं तो ये आपकी कहलाती हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। पता नहीं मुझे आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल है आपका, आई डोंट नो कि ये आपको वहां पे आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। बताना जरूरी इसलिए समझ रहे हैं कि ये तरीका होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बस बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम इसके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर एक प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं और उसमें आपसे कह दिया जाए कि इतनी पोजिशनल रखिए, इतनी डिफॉल्ट रखिए, तो पोजिशनल जो भी दी जाएंगी वो आप कहाँ देंगे, फंक्शन कॉलिंग में ही देंगे। डिफॉल्ट यदि आपको देनी है तो वो फंक्शन डेफिनेशन में ही दी जा सकती है, तब ये आर्ग्यूमेंट मिसमैच का आपको जो है एरर फेस करना नहीं पड़ता है। पर ये ऐसा तभी होता है जब कोई एक फिक्स वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं जिसके के लिए आपको यूजर से एक्सेप्ट करनी है इनपुट। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए अब कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी,
जैसे ये आप ऐसे देते हैं मान लीजिए, और अब अगर हम यहाँ पर इस चीज को ऐसे लिखते SI सॉरी, अगर ये फंक्शन हमने जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये फंक्शन और किस तरह से मतलब अगर हम लिखते और इसे किसी, जैसे ये तो हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सोचते कि अपने फंक्शन में हम कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको टी की वैल्यू पता होती, सपोज आर की वैल्यू नहीं पता होती, आपको टी की वैल्यू पता होती, तो कॉलिंग डेफिनेशन के टाइम पे ये फंक्शन आप कुछ ऐसे लिखते, तब आप इसको ऐसे लिखते, मान लीजिए टी आपको पता था कि 5 इयर्स के लिए हो रहा है, आर आपको नहीं पता था, तो अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं तो ये जो डेफिनेशन है ये एक गलत डेफिनेशन है, ये गलत है, इलीगल है। आप भले ही एक फंक्शन लिख रहे हैं, अब आप कहेंगे मैम फर्क क्या है, वहां टी की वैल्यू, यहाँ टी की वैल्यू मालूम है, वहां आर की वैल्यू में मालूम है, फिर क्यों गलत है? तो गलत इसलिए है क्योंकि आप कभी भी रिक्वायर्ड पैरामीटर के पहले अपना डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं लिख सकते। जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, वो हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। अगर आपको टी की वैल्यू मालूम है और आर की नहीं मालूम है, तो एक्चुअली इसको कैसे लिखना चाहिए था? तब आप इस फंक्शन को ऐसे लिखते, DEF फंक्शन का नाम ब्रैकेट में P कॉमा टी सॉरी P कॉमा R कॉमा T इज इक्वल टू 5 या जो भी देना है, तब ये सही होता है, ये गलत नहीं है, ये लीगल है। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं अपने फंक्शन डेफिनेशन में, तो वो आर्ग्यूमेंट आपकी जो है लास्ट में ही होनी चाहिए, वो जितने भी आर्ग्यूमेंट उसके लास्ट में ही होनी चाहिए। अब सपोज आपने कहा कि हमें तो 2 आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू मालूम थी, हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी मालूम था और हमें टी भी मालूम था, हमें रेट नहीं मालूम था। तो अगर आप सोचें कि ये चीज हम ऐसे लिख दें, DEF SI P इज इक्वल टू 10,000 कॉमा R कॉमा T इज इक्वल टू 5, तो अगर ये लिखते हैं तो ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा, इलीगल है। इस चीज को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? DEF SI R कॉमा P इज इक्वल टू 10,000 कॉमा T इज इक्वल टू 5, ये आपका जो है ये सही है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कितनी भी हो सकती हैं एक प्रोग्राम में, जरूरी नहीं कि एक ही हो, लेकिन जितनी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स या पोजिशनल पैरामीटर्स के पहले ही आनी चाहिए, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जितनी भी हैं वो सेपरेटर से सेपरेट करके लास्ट में ही दी जानी चाहिए। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स को हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए प्लीज। कभी कभी कोई क्वेश्चन है किसी का? सबको समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। चलिए अब बात करते हैं अपनी तीसरे आर्ग्यूमेंट के टाइप की, जिसको कि हम कहते हैं यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ हम पहले से ही इनको नाम दे देंगे। कैसे? यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यही फंक्शन ले लेते हैं, हमने कोई फंक्शन अपना डिफाइन किया है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा मतलब आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं जिसमें कि हर आर्ग्यूमेंट को पहले से कोई वैल्यू दी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में और हम उसका एक अपना एक स्पेसिफिक नाम भी डाल देते हैं, नेम भी दे देते हैं, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं पहले फंक्शन। जैसे फंक्शन है SI
मान लीजिए यहाँ फंक्शन बनाया और हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया। अभी हम फंक्शन बना नहीं रहे, अभी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया 10,000, कॉमा आर लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिख दिया मान लीजिए 8.5 और टाइम हमने लिख दिया 5। यानी ये हमने यहाँ पर जो है अपना फंक्शन डेफिनेशन में ऐसे वैल्यूज डाल दिए हैं, फंक्शन कॉलिंग में ऐसी वैल्यूज डाल दी हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एसआई, और यहाँ पर भी आप ले रहे हैं अपने वैल्यूज, मतलब पीए लिया, फिर आपने यहाँ पर लिया आर और आपने ले लिया टी, और फिर आप कह रहे हैं यहाँ पे सपोज एस इज इक्वल टू पी ए into R into T, and this will be whole divided by 100 print तो कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, देख रहे हैं 4,250। तो यहाँ पर जो हमारी दिख नहीं रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसलिए दिखाते हैं एक सेकंड ना। अब देखिए यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप देख रहे हैं आपका आउटपुट मिल रहा है, और साथ ही साथ अब यहाँ अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज भी कर दें, ऑर्डर अगर चेंज भी कर दें, जैसे r इज इक्वल टू 8.5 जो है, तो यहाँ r लिया था तो ये, अब इसे हम यहाँ से कट कर रहे हैं और मान लीजिए r इज इक्वल टू 8.5 यहाँ कर दिया। यानी पोजीशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा कि इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी होगी, इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक नाम दे दिया है आर्ग्यूमेंट को, और वही नाम हम अपनी डेफिनेशन में भी ले रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो है आपको ये जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं ये कीवर्ड की तरह सेव हो जाती हैं फिर, और फिर ऑर्डर को मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर देखें तो ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी आपको सेम आउटपुट ही मिलता है। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? नो में, पर दोनों में ज्यादा अंतर तो दिख नहीं रहा, खाली पी की जगह पीए लिखा है, वो पी की जगह पीए नहीं लिखा हुआ है। अंतर ये है कि अब जब आप यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था कि जैसे ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट थी तो हमने कहा था आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू है वो जैसे 12 है, ये 12 है तो यही ए में जाएगा, 11 जो है वो बी में जाएगा और 22 जो है सी में जाएगा। क्योंकि पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होते हैं। पहली आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पहली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाती है, दूसरी एक्चुअल की वैल्यू दूसरी एक्चुअल फॉर्मल में जाती है, तीसरी एक्चुअल की वैल्यू तीसरे फॉर्मल में जाती है। इसमें आप काउंट भी चेंज नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट का, और पोजीशन को भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिफॉल्ट में आपने ये देखा कि आप ऑर्डर तो नहीं चेंज करते हैं, लेकिन हाँ आप प्री डिफाइंड वैल्यू को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की तरह से डाल लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू मिस भी करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट भी दे देता है। यहाँ पर अगर कोई वैल्यू मिस भी करते हैं तो वो भी चीज वहां पर एक्सेप्ट हो जाती है और दे देता है। ऐसी आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से डिफॉल्ट है, तो इसको तो हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और तीसरी आर्ग्यूमेंट जो है हमारी, ये कहलाती है कीवर्ड। तो कीवर्ड में क्या है कि ना तो आपको यहाँ पर उनके ऑर्डर सेम रखने की जरूरत है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे पहला है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हमने क्या दिया है, दूसरे नंबर की आर्ग्यूमेंट दे दी है। फिर भी एक कीवर्ड जब हम डाल देते हैं कि पीए में वैल्यू ये और पीए यहाँ लिया, तो ये कीवर्ड की तरह सेट हो जाते हैं। और फिर जो है अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऑर्डर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
एक चीज और इधर चाहे हम उधर लिख सकते हैं इसको। हाँ, जब आप कीवर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तब आप जिधर भी चाहें उधर लिख सकते हैं। जब भी कभी आप, जैसे हमने आपको यहाँ डिफॉल्ट में बताया था, अभी इसको हम डिम कर दे रहे हैं। जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने बताई थी उसमें इतनी चीजें तो बताई ही थी आपको। लेकिन अब जैसे यहाँ पर देखिए 10,000 है, अच्छा ये बताया तो है कि अगर आप यहाँ पर 10,000 ले रहे हैं तो 10,000 की वैल्यू किस में जा रही है, पी में जा रही है। 2 किस में जा रहा है, टी में जा रहा है। तो तीसरी आर्ग्यूमेंट यहाँ दी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो अपने आप आर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले रहा है 5.5, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, डिफॉल्ट में आप काउंट ऑफ जो दिया गया है ना कि आर की वैल्यू 5.5 है। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि डिफॉल्ट के तौर पे दिया है ना। अगर ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आर लिखा होता और यहाँ मान लीजिए जैसे यहाँ आर इज इक्वल टू 5.5 ना लिखा होता और यहाँ कॉमा आर मिस कर देते तो फिर वो एरर देता। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का फायदा ही यही है कि आप जब डिफॉल्ट के तौर पे उसे दे देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसमें आपको एरर फेस नहीं करनी पड़ती। कीवर्ड में क्या है कि आप कीवर्ड की तरह से आर्ग्यूमेंट को बना देते हैं तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलता है कि फिर आपको ना तो ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है, ना टाइप होने की जरूरत है, ना ही कॉमन आर्ग्यूमेंट्स होने की जरूरत है। बस सब कुछ आप कहीं भी कैसे लिखिए और आपके फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पर यूज करते हैं। अब एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो बना के देख लिया, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन बनाएं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। पाइथन के एक प्रोग्राम में आप कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, कितने भी मॉड्यूल्स वहां पर हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है इस बात पे कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। आपको इसी चीज का एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्लैंक न्यू फाइल हमने खोल ली है, यहाँ पर आपको भी अभी दिखाई देगी, ये यहाँ पर दिख रही है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम अपना मेन कोड लिख दे रहे हैं, तो हमने कहा कि हमें एक फंक्शन लिखना है जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं? सपोज स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया यदि आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक साइड की लेंथ होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक साइड की लेंथ है 5। ये अभी हम सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर है फंक्शन कॉल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब एक और फंक्शन हमने बनाया एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो उसके लिए आपके पास कितनी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। भाई स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं तो एक ही आर्ग्यूमेंट ली। रेक्टेंगल के आमने सामने फेसिंग साइड्स बराबर होते हैं तो एक लेंथ ले लिया और एक ब्रेड्थ ले लिया। इसके बाद एक और एरिया फंक्शन लिखा जिसमें हम सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस मतलब एक ही आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। तो सपोज हमने 2 दे दिया और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं? सर्कल का। तो 3 चीजों का एरिया कैलकुलेट हो रहा है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और सर्किल का। इसका मतलब 3 फंक्शन भी बनाने पड़ेंगे। तो 3 फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शन का नाम लिखा एरिया SQ और इसमें कितनी वैल्यू आएगी? कोई भी एक वैल्यू आएगी। तो हमने क्या ले लिया? लेंथ के लिए L ले लिया। और इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है वो किस में जाएगा? L में आएगा कॉपी होकर के। अब आपको क्या करना है, एरिया के लिए एक वेरिएबल ले लिया AR, या एरिया पूरा लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू L इंटू L, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? साइड स्क्वायर ही तो निकलता है। यस मैम। तो ये एरिया हो गया और आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर
प्रिंट कराइए एरिया को। ये हो गया पहला फंक्शन। अब हम दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के लिए हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया लेंथ कॉमा एक ले लिया ब्रेड्थ। देखिए आर्ग्यूमेंट में कैपिटल लेटर लेने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस क्या होता है कि जो आप यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में भी वही यूज करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ इसके लिए भी हमने वेरिएबल एरिया ले लिया है और यहाँ पर हमने क्या कहा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकलता है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। फिर प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉमा एरिया, और आखिरी फंक्शन लिखा एरिया सर्कल। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको एक वेरिएबल चाहिए रेडियस के लिए, हमने RAD ले लिया, R ले लीजिए, X ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और अब फिर हमने कहा एरिया इज इक्वल टू RAD सॉरी पाई 3.14 इंटू RAD इंटू RAD। ऐसे भी लिख सकते थे, यही लाइन और कैसे लिख सकते थे, 3.14 इंटू मैथ डॉट पाव RAD कॉमा 2, ऐसे भी लिख सकते थे। तब देखिए ये पाव फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, लेकिन पाव फंक्शन के लिए आपको कौन सा यूज करना है, यहाँ पे मैथ आपका जो मॉड्यूल है वो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हम इतना चक्कर में नहीं पड़ रहे, अभी सिर्फ इतना कर लीजिए। इतना पाई R स्क्वायर के लिए हमने ऐसे लिखा और फिर हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा लिया एरिया ऑफ सर्कल कॉमा एरिया। अब बहुत ध्यान से आप इस प्रोग्राम को देखिए और आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे क्या गलती लग रही है, कुछ गलती है? और अगर लग रही है तो क्या गलती लग रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यस मैम, वो इंटू इंटू आपने लिखा है वहां पे, रेडियस इंटू रेडियस। हाँ तो रेडियस का स्क्वायर ही तो निकालते हैं, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई तो करते हैं। हाँ तो मैम जी दूसरा फंक्शन हो सकता है ना वाला, ऐसे लिख सकते थे इसको। प्रिंट में मैम तीनों जगह एरिया दिया गया है, हाँ प्रिंट अलग अलग कराना पड़ेगा। हाँ, और अलग 3 चीजों का variables। एरिया प्रिंट करा रहे हैं तो 3 बार प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये चीज आपने पकड़ी कि वेरिएबल का नाम सेम ले रहे हैं। अभी तक क्या है कि जब जब हमने प्रोग्राम बनाए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि कोई 2 वैल्यूज सेम वेरिएबल नेम में स्टोर नहीं हो सकती हैं। अगर 2 वैल्यू स्टोर करनी है तो आप 2 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए में एक वैल्यू डालते हैं, बी में दूसरी डालते हैं। ए में अगर एक वैल्यू डाली और बी ए में ही दूसरी वैल्यू डाल दी तो पहली वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन यहाँ आपने ये चीज सही पकड़ी कि भाई एरिया का इस्तेमाल हर बार किया गया है, यहाँ भी एरिया यूज हुआ, इसी में आप स्क्वायर के में ही रेक्टेंगल का एरिया स्टोर हो रहा है और सर्किल वाले में भी सर्किल का एरिया स्टोर कर रहे हैं। तो एक ही वेरिएबल का नाम बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक एरनियस स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको इसे रन करा के दिखाते हैं। अभी फिलहाल कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया का स्क्वायर आना चाहिए 25, रेक्टेंगल का एरिया आना चाहिए 50, एरिया का स्क्वायर का एरिया आना चाहिए 25 और सर्किल का कुछ 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 12.56 आना चाहिए शायद। तो हम रन कराते हैं कि पहले आउटपुट सही आ भी रहा है कि नहीं। तो इसको हमने रन कराया, इसका हम पहले नाम दे रहे हैं और अब हम अपने आउटपुट विंडो पे जाएंगे। तो ये देखिए हमने जैसा कि कहा था स्क्वायर का एरिया 25 होना चाहिए, रेक्टेंगल का 50 और सर्किल का 12.56। तो ये बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, आपको गलती नहीं दिखा रहा है, कोई एरर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, जबकि एक जैसे नाम एक से ज्यादा हम इस्तेमाल करके उनमें बार बार अलग वैल्यू डाल रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि आपको यही चीज यहाँ एक्सप्लेन करी है कि अगर आप एक वेरिएबल का नाम लेते हैं तो ये जो एरिया वेरिएबल है
ये एरिया वेरिएबल जहां जहां डिक्लेयर किया गया, यहां से इसकी लाइफ शुरू हुई। और जैसे ही आप, ये कहाँ डिक्लेयर किया गया है? इस फंक्शन के अंदर। तो किसी फंक्शन के अंदर यदि कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटा मतलब कि वो उस जगह से स्टार्ट होता है, इसकी जिंदगी समझ लीजिए यहाँ से शुरू हो गई, डिक्लेयर हुआ तो ये इसको लाइफ मिल गई। लेकिन जैसे ही आपकी फंक्शन की लास्ट लाइन पे आए तो उसके बाद उसकी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें किसी एक ब्लॉक के अंदर आप यूज करते हैं, जैसे फंक्शन, भाई ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है। तो ऐसे वेरिएबल जो किसी एक ब्लॉक में डिफाइन किए जाएं और उनका यूज उनके बाहर यदि होता है तो वो एक नए सिरे से इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं इनको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये लोकल स्कोप के साथ बने हैं क्योंकि इसका स्कोप यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म भी हो गया। यानी जब यहाँ एरिया ले रहे हैं तो ये एक नया नाम है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा हम पचड़े में क्यों पढ़े, वैसे तो अब रखना चाहिए था तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 रखते, लेकिन आप वो भी रख सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप रखते तो प्रॉब्लम होती। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप चाहें तो किसी एक फंक्शन की डेफिनेशन में यूज किए गए वेरिएबल का सेम नाम का वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन में लिया जा सकता है। क्लियर है इतनी चीज सबको? यस मैम। अब यही काम यहाँ तो हमने पहले से मान लिया था कि हमारे पास सर्किल का रेडियस क्या है और स्क्वायर की लेंथ क्या थी साइड की और रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड क्या थी। लेकिन अगर यही वैल्यूज हमें मांग के काम करना होता तो हम कैसे करते? सेम कोड को हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और एंटर रेडियस ऑफ सर्किल। और अब आप क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पर क्या देना है? आपने कहा साइड, साइड में वैल्यू है, लेंथ कॉमा ब्रेड्थ में वैल्यू है और यहाँ पर आर में वैल्यू है। तो आपने वैल्यूज मांगी तो अब पता नहीं था, अब फिर हम इसे रन कराएंगे। तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर 10 डाल दिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए हमने डाल दिया 4 और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल डाल दिया 15, रेडियस ऑफ सर्किल डाल दिया हमने मान लीजिए 3.5। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है? मैम कैपिटल पी नहीं किया था और जो है रेडियस का आर नहीं किया था। आर नहीं दिया मतलब कैपिटल बी करना है मैम, नहीं एक नहीं, बात। क्यों करना है? यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले में मैम स्मॉल कहाँ है, बी तो कैपिटल। कोई बात नहीं, इस बी की वैल्यू, वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार आप लोगों को कि ये एल और बी, ये एल और बी से फर्क है। ये सेम भी लिखोगे तो भी वो है अलग ही। तो अगर यहाँ कैपिटल बी दिया तो यहाँ स्मॉल बी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू कॉपी होकर के यहाँ जाती है। गलती कहाँ पे बताई उसने? हमने जो आर की वैल्यू रखी थी वो 3.5 रखी थी, जबकि हमने उसे लिया कैसे है? INT में लिया है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम फ्लोट कर देते हैं। अब हम रन करा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। एक बार दोबारा से फ्रेश विंडो दिखा देते हैं, नहीं तो फिर देखने का इशू होगा आप लोगों को।
ये देखिए आप लोग, साइड ऑफ स्क्वायर डाला 10, लेंथ डाली 4 और ये डाला 15, रेडियस डाल दिया 3.5। तो 3.5 डालने पर पिछली बार एरर क्यों आई थी? क्योंकि हमने आईएनटी में एक्सेप्ट किया था, तो उसकी क्लास हमने बदल दी। भाई रेडियस एक होल नंबर हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, तो हमने उसकी क्लास फ्लोट कर दी। और देखिए आपको स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और सर्किल का एरिया तीनों चीजें प्रिंट करके दिखा रहा है। क्लियर है आप सबको कि एक प्रोग्राम में अगर आप एक से ज्यादा फंक्शन लिखते हैं तो लिख सकते हैं। आपको इस देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ साइड लिखा है, यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, एल लिखा है। तो इस साइड का इस एल से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि जो वैल्यू यहाँ आई है वो वैल्यू कॉपी होकर के एल में सेव होगी। अब अगर आप यहाँ एल भी लिख देते, चाहे स्मॉल लिखते चाहे कैपिटल लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब भी अगर कैपिटल भी लिखते सेम टू सेम, तो भी इस एल की वैल्यू कॉपी होके वहां जाती है ना। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है सिमिलर होने चाहिए। इस चीज को ध्यान से हटा दीजिए कि एक जैसा केस होना चाहिए। भाई केस क्या, ये एल की वैल्यू कॉपी होकर के यहाँ आई है और ये स्मॉल बी की वैल्यू कॉपी होकर के यहाँ आई है। हाँ, ये अगर यहाँ कैपिटल एल और बी लिए हैं तो आपकी डेफिनेशन में ये एल और बी कैपिटल ही होने चाहिए। अगर यहाँ स्मॉल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसको ये यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, पहचान यहाँ से मिल रही है, तो वही सेम पहचान आपको यूज करनी है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा कितने भी फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है और तब ये काम करना है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमने क्या किया, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने जो फंक्शन थे सबका नाम सेम कर दिया। फंक्शन वही है, एरिया ही नाम का फंक्शन स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाया, एरिया ही नाम का फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाया, और एरिया नाम का फंक्शन ही रेडियस सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें सही आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए इस चीज को आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अच्छा अभी रन करा देते हैं पहले। तो ये हमारा आउटपुट विंडो है। साइड ऑफ स्क्वायर डाल दिया मान लीजिए हमने 5, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डाल दी मान लीजिए 10, ब्रेड्थ रेक्टेंगल की डाल दी ये, और इसकी वैल्यू डाल दीजिए मान लीजिए 3.0 डाल दिया। तो ये क्या बता रहा है कि एरिया फंक्शन टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। तो होता क्या है कि जब आप एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस एक जैसे नाम के लिखते हैं, तो उस केस में क्या है कि जब सबसे पहला फंक्शन उसे ये मिला, मेन कोड जब स्टार्ट हुआ, देखिए प्रोग्राम जब चलना शुरू होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो मेन कोड पहले एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन पे तो प्रोसेसर तब जाता है जब फंक्शन कॉलिंग होती है। तो सबसे पहले उसे ये वेरिएबल्स मिले, उसने इनकी पहचान बनाई, उसके बाद उसे ये फंक्शन मिला। तो उससे ही वही समझ गया कि एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया जाएगा और इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट आएगी, और कॉलिंग भी हुई और आउटपुट भी मिल गया। लेकिन जैसे ही उसको ये नाम मिला तो उसने कहा कि नाम तो वही है लेकिन आर्ग्यूमेंट 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मिसमैच हो गया। यानी एक प्रोग्राम में एक जैसे नाम के फंक्शन आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उनकी आर्ग्यूमेंट सिमिलर ना हो। जैसे साइड था, आर था, ये तो चल जाएगा, लेकिन एल इंटू बी वाला नहीं चलेगा। अभी इस लाइन को सिर्फ हम डिसेबल कर रहे हैं, और अब हम रन करा के दिखाते हैं।
साइड ये दे दिया, लेंथ ये दे दी, ब्रेड्थ ये दे दी, मान लीजिए 10 दे दिया, और यहाँ ये दे दिया। तो देखिए अब क्या है, उसने दोनों चीजों में उसमें क्या प्रिंट किया, सब कुछ होने के बाद भी उसने क्या प्रिंट किया, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल ही 2 बार प्रिंट कर दिया है। एरिया ऑफ सर्किल 2 बार क्यों प्रिंट किया है? क्योंकि यहाँ पर जब एरिया ऑफ साइड में गए तो उसको वैल्यू तो मिली, लेकिन ये फंक्शन डिसेबल हो गया जैसे ही हम इस जगह पर पहुंचे, इसकी कॉलिंग के बाद हम पहुंचे यहाँ, तो आर की वैल्यू ने रिप्लेस कर दिया साइड की वैल्यू को, और उसकी वजह से दोनों बार एरिया ऑफ सर्किल ही कॉल हुआ और दोनों बार जो है एरिया ऑफ सर्किल ही प्रिंट हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पाइथन के प्रोग्राम में आप फंक्शन चाहे जितने बनाइए, लेकिन फंक्शन एक जैसे नाम के नहीं बनाए जा सकते, हर फंक्शन को अलग अलग नाम दिया जाता है। मगर बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो कि इस चीज को फॉलो नहीं करती हैं, वो एक जैसे नाम के फंक्शन बनाने में भी आपको हेल्प करती हैं। जैसे कि जावा में आपको 10 फंक्शन भी बनाने हैं तो आपको फंक्शन के नाम सोचने की दिक्कत नहीं है, आप एक ही नाम का फंक्शन बनाइए। हाँ, कुछ रूल्स है, उन्हें आपको याद रखना होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है वहां पर कि आप एक जैसे नाम के फंक्शंस बना सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर यही समझाना था कि एक जैसे नाम के फंक्शन आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, जितने फंक्शन हैं आपको सबको सेम नेम से ही देना होता है। क्लियर है सबको? सॉरी, डिफरेंट नेम ही देना होता है। तो इस कोड को डिलीट कर दे रहे हैं, कोई नई चीज नहीं थी, समझाने के लिए था। तो ये तो हो गई आर्ग्यूमेंट्स किस किस तरह से लिखे जा सकते हैं, कैसे पास की जा सकती हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, और हमारी जो है क्या नाम है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, इसके अलावा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं वो आपको बता दिया। एक प्रोग्राम के अंदर आप कैसे कैसे कितने फंक्शन, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन बनाते हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं, और किस तरह से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो हमको लगता है इतनी चीज हमने आपको क्लियर कर दी है। बेसिक चीजें जो फंक्शन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें आपकी यही हैं, इसके बारे में ही आपको मतलब ये मेन जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने किसी एक एग्जाम्पल की। जैसे हमने कहा कि भाई अगर सपोज जैसे हमने अभी वो स्ट्रिंग वाला ही बता देते हैं, एक नया प्रोग्राम खोल लेते हैं। ये हमने एक न्यू फाइल खोल ली है। अब एक क्वेश्चन पूछा था अभी किसी ने कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालेंगे बिना लेंथ फंक्शन यूज किए। तो बिना लेंथ फंक्शन यूज किए बहुत आसान है। आप सबसे पहले एक फंक्शन का नाम लिखिए, स्ट्रिंग लेंथ हमने ये ले लिया है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा, ये आर्ग्यूमेंट हमने लगा दी। अब हम क्या करते हैं, फॉर आई इन str, और यहाँ पे कहा c इज इक्वल टू c प्लस 1। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा टाइपिंग। तो ये हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया, एसलेन को कॉल किया 3 बार, एक बार स्ट्रिंग में नाइटेक गया, एक बार नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और एक बार इंडिया। अब हम इसे रन कराते हैं। और आप देखिए बता रहा है लेंथ ऑफ नाइटेक इज 6, लेंथ ऑफ नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन इज 25, लेंथ ऑफ इंडिया इज
5। नम्रता क्लियर है आपको? आउटपुट तो समझ में आ गया कि आउटपुट तो सही आ रहा है? नम्रता क्लियर हो रहा है आपको? चलिए हमने क्या किया है हम इसके लिए समझा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सी नाम का वेरिएबल लिया जिसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो इसका मतलब प्रोग्राम के चलने से पहले सी को मिल गई वैल्यू 0, और हमने अपने स्ट्रिंग में लूप चला दिया। अब हमें ये तो पता नहीं कि भाई उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या कहा? फॉर आई इन str, और अंदर क्या हुआ, आई इन str का मतलब है कि पहले अक्षर से चलो और अंतिम अक्षर तक जाओ जहां तक स्ट्रिंग मिल रहा है, और अंदर सिर्फ सी की वैल्यू को ++1 करते गए। यानी जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती गई, सी की वैल्यू भी 0 से बढ़ती गई, हर बार एक एक एडिशन होता गया, और बाहर आकर के सी की वैल्यू ही हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी, और उससे आपको जो है लेंथ मिल गई स्ट्रिंग की, बिना लेन फंक्शन यूज किए। नोट कर लीजिएगा प्लीज इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई क्वेश्चन जो फंक्शन का हो और जिसमें आपको डाउट हो, कोई भी जना पूछ सकता है, पूछ लीजिए प्लीज, अभी 5 मिनट हैं।